दोस्तों आज हम देखेंगे कैट 2023 के स्लॉट 1 का वर्बल एबिलिटी पेपर का एनालिसिस और उसका सॉल्विंग। शुरू करेंगे हम आरसी पैसेजेस से। पहले आरसी पैसेजेस करने से पहले आपको ये देख लेना होगा क्या ये आरसी पैसेज मैं पढ़ सकता हूं, क्या इसका रीड इजी टू मीडियम है, क्या मैं ये पढ़ के समझ पाऊंगा। दूसरा, इसका लेंथ कितना है, मेरे पास जितना टाइम है उतना टाइम में ये लेंथ का पैसेज मैं पढ़ पाऊंगा। और तीसरा, इसका सब्जेक्ट एरिया क्या है, सब्जेक्ट एरिया क्या मैं फेमिलियर हूं इस चीज से, इज इट समथिंग वेरी ऑब्सक्योर जैसे कोई फिलोसॉफिकल या हाई लेवल स्पिरिचुअल पैसेज तो नहीं है, क्या ये ऐसा कोई पैसेज है मुझे पता है इसके बारे में। अगर ये सब एनालिसिस करने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये पैसेज मुझे करना चाहिए, देन यू गो टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ऑल द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट, मतलब वो पूछ रहा है सीधा सीधा कौन सा इसमें से ट्रू है, कौन सा इन्फर कर सकते हैं। ऐसा एक है जो इन्फर नहीं कर सकते, उसको पहचानिए। दूसरा, ऑल द फॉलोइंग आर एडवांस्ड बाय द ऑथर एज रीजंस व्हाई नॉन जियोग्राफर्स डिसरिगार्ड जियोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन फेनोमेनन एक्सेप्ट, मतलब ये चीज एक सिंगल पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। एक पैराग्राफ होगा जहां पे ये लिखा होगा कि नॉन जियोग्राफर्स जियोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस को डिसरिगार्ड क्यों करते हैं। वहां पे पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से रीजंस है, कौन सा रीजन नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है। द एग्जाम्पल ऑफ द इनुइट एंड एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस आर ऑफर्ड इन द पैसेज टू शो, एक पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल होगा या फिर दो एग्जाम्पल्स होंगे, एक इनुइट का एक एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस का। आपको वो देख के पता करना है कि ये किस लिए दिया गया है, प्रोबेबली ये लिखा ही होगा उधर। और चौथा क्वेश्चन, द ऑथर क्रिटिसाइजेस स्कॉलर्स हु आर नॉट जियोग्राफर्स फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट, ये भी आपको एक ही पैराग्राफ में मिल जाएगा। मतलब इस पैराग्राफ को अगर आप देखते हैं तो ये ज्यादा लंबा नहीं है, इट्स अबाउट 400-500 वर्ड, और मैं जो वर्ड्स देख पा रहा हूं, मेनी ह्यूमन फेनोमेनन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज बिहेवियर्स, बिलीव्स, differences between the current economies of North and South Korea. Today, no scholar would be silly enough to deny that culture. Several reasons may underline this widespread but nonsensical view. ये सब मैं समझ पा रहा हूं, ये ज्योग्राफी के बारे में है। आई एम नॉट वेरी अफ्रेड ऑफ ज्योग्राफी, तो मैं ये पैसेज कर सकता हूं। नेक्स्ट, तो आपने देखा होगा हर एक क्वेश्चन व्हाट कैन बी इन्फर्ड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन, ऐसा दिया हुआ है। मतलब आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप डायरेक्टली पैसेज ना पढ़ के आंसर कर पाए या फिर एक पॉइंट पे जाके आंसर कर दे, आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा। लेकिन जब आप ये पैसेज पढ़ेंगे साथ में स्केलेटल समरी लिखते रहिए। दोस्तों यहां पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको स्केलेटल समरी कैसे लिखते हैं या फिर कैट के क्वेश्चन पेपर कैसे एनालिसिस करते हैं वर्बल के, तो हमारे अलग वीडियोस अवेलेबल है, उनको जरूर देखिए, यूट्यूब या फेसबुक पे आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पैसेज को। मेनी ह्यूमन फेनोमेनन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज बिहेवियर, बिलीव्स, economics, genes, incomes, life expectancies and other things are influenced both by geographic factors and by non-geographic factors. Geographic factors mean physical and biological factors tied to the geographic location, including climate, the distribution of wild plant and animal species, soils and topography. Non-geographic factors include those factors subsumed under the term culture, other factors subsumed under the term history and decisions by individual people. तो पहला जो पैराग्राफ है उस पे हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है human phenomena and characteristics are influenced by geographic factors and non-geographic factors. और यहां पे दिया हुआ है कि geographic factors क्या क्या है और non-geographic factors क्या क्या है। This is the first paragraph in a nutshell. ये आपको याद रखना है क्योंकि आप पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन याद नहीं रख पाएंगे। आपको ये याद रखना है कि इसमें है क्या। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मुझे दिखा है तो मुझे यहाँ पे वापस आना है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। The differences between the current economies of North and South Korea cannot be attributed to the modest environmental differences between them. They are instead due to entirely to the different governmental policies. At the opposite extreme, the Inuit and other traditional people living north of Arctic Circle, तो हमने इनुइट के बारे में एक क्वेश्चन देखा था कि इनुइट का एग्जांपल दिया क्यों गया है। सो ये पार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे इनुइट के बारे में बोला गया है। एट द ऑपोजिट एक्सट्रीम, द इनुइट एंड अदर ट्रेडिशनल पीपल्स लिविंग north of Arctic Circle developed warm fur clothes but no agriculture, while equatorial lowland peoples around the world never developed warm fur clothes but often did develop agriculture. The explanation is straightforwardly geographic rather than a cultural or historical quirk unrelated to geography. तो इनुइट का एग्जांपल क्यों दिया गया है? इनुइट का एग्जांपल ये दिखाने के लिए दिया गया है कि इनका जो डिसीजन है फर कोट बनाने का डिसीजन या एग्रीकल्चर ना करने का डिसीजन या फिर इक्वेटोरियल रीजन में फर कोट ना बनाने का डिसीजन और एग्रीकल्चर करने का डिसीजन is completely dependent on geography, as in contrast to the example of North and South Korea. आगे पढ़ते हैं।
एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी एक क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में यही था कि इन्विट और एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल क्यों दिया गया है। इन्विट का एग्जांपल दिया गया है ताकि आप ये बता पाए कि हाँ, जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से लोग अपने लाइफस्टाइल डिसीजंस लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। Aboriginal Australia remained the sole continent occupied only by hunter-gatherers and with no indigenous farming or herding. Here the explanation is biogeographic. तो दो एग्जांपल्स, एक जियोग्राफिक एग्जांपल, एक बायोजियोग्राफिक एग्जांपल्स। मतलब जियोग्राफिकली कोल्ड था आर्कटिक रीजन में तो उन्होंने फर कोट बनाया, वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था तो नहीं किया। इक्वेटोरियल रीजन में उल्टा हुआ। लेकिन बायोजियोग्राफिक रीजन मतलब कौन लोग वहां रहते थे या कौन लोग बाद में आए थे, उस हिसाब से एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। Here the explanation is biogeographic. The Australian continent has no domesticable native animal species and few domesticable native plant species. Instead, the crops and domestic animals that now make Australia a food and wool exporter are non-native, mainly Eurasian species such as sheep, wheat and grapes brought to Australia by overseas colonists. तो यहाँ पे दो एग्जांपल है, इसके बारे में एक क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। ये पैराग्राफ में क्या लिखा है, पहले एक नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का एग्जांपल दिया गया है, तो जेनरली गवर्नमेंटल पॉलिसीज के लिए उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। दूसरा एग्जांपल है इनुइट पीपल का आर्कटिक सर्कल में, जिन्होंने जियोग्राफी की वजह से अपना लाइफस्टाइल चेंज किया या शेप किया। और तीसरा एग्जांपल है एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस के बारे में, जिन्होंने बायोजियोग्राफी की वजह से अपना लाइफस्टाइल शेप किया या चेंज किया, क्योंकि कौन लोग वहां आए थे, उस जियोग्राफी में कौन लोग आए थे उस हिसाब से, या फिर कौन से एनिमल्स या प्लांट स्पीशीज थे उस हिसाब से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Today, no scholar would be silly enough to deny that culture, history, and individual choices play a big role in many human phenomena. Scholars don't react to cultural, historical, and individual agent explanations by denouncing cultural determinism, historical determinism, individual determinism, and then thinking no further. But many scholars do react to any explanation invoking some geographic role by denouncing geographic determinism. But what is the meaning of determinism? ये आपको पता होना चाहिए। Determinism मतलब everything is determined. लोगों के पास free choices नहीं होते, हर चीज determined होता है। यहाँ कोल्ड है तो ये होगा, हिस्ट्री में ये हुआ था तो ये होना अनिवार्य है, जियोग्राफिकली ये सिचुएशन है तो ये होना इज अ रिजल्टेंट थिंग। मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि ह्यूमंस ने सोच के डिसीजन लिया। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि आज के दिन में कोई स्कॉलर ऐसा नहीं है जो कल्चर, हिस्ट्री या इंडिविजुअल चॉइसेस के इन्फ्लुएंस को डिनाई करता हो, लेकिन जियोग्राफिक डिटर्मिनिज्म मतलब जियोग्राफी की वजह से ये हुआ है, इस चीज को कई लोग डिनाई करते हैं आज के दिन में। डू नॉट रिएक्ट टू दैट। इस पैराग्राफ में बोला गया है कि आज के दिन में कोई स्कॉलर ऐसा नहीं है जो कल्चर, हिस्ट्री या इंडिविजुअल चॉइसेस एक बड़ा रोल प्ले करते हैं ह्यूमन फिनोमेना डिटरमाइन करने के लिए, उसको डिनाई करता हो। लेकिन वो लोग कल्चर, हिस्टोरिकल या इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशंस को कल्चरल डिटर्मिनिज्म, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म या इंडिविजुअल डिटर्मिनिज्म को डिनाउंस करके नहीं रिएक्ट करते। लेकिन जियोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म मतलब जियोग्राफी की वजह से चीज हुआ है, ये तो प्री प्लान था कि ऐसे ही होगा, यहां पे पहाड़ आ जाएंगे तो ऐसे सिचुएशन हो जाएगा, इसीलिए लोग ऐसे फिनोमिनन शो करते हैं। ये जो जियोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म है, इसको लोग डिनाउंस करते हैं या फिर क्वेश्चन करते हैं। सेवरल रीजंस में अंडरलाई दिस वाइड स्प्रेड बट नॉनसेंसिकल व्यू। ऑथर बोल रहा है कि ये एक नॉनसेंसिकल व्यू है। ये नॉनसेंसिकल व्यू के लिए बहुत सारे रीजंस है। क्या क्या रीजंस है? वन रीजन इज दैट सम जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस एडवांस्ड अ सेंचुरी अगो were racist, thereby causing all geographical explanations to become tainted by racist associations in the minds of many scholars other than geographers. Geographers के अलावा जो लोग हैं वो बोलते हैं कि बहुत सारे जियोग्राफिकल रीजंस रेसिस्ट है। मतलब यहाँ ठंड है तो यहाँ के लोगों का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, यहाँ बहुत ज्यादा हॉट है तो यहाँ के लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क है। ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको लोग रेसिस्ट या नॉन जियोग्राफिक एकेडमिशियंस, नॉन जियोग्राफिक रिसर्चर्स इसको रेसिस्ट बोल के रिजेक्ट कर देते हैं। बट मेनी जेनेटिक, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल explanations advanced a century ago were also racist, yet the validity of newer non-racist genetic etc explanations is widely accepted today. बहुत सारे ऑथर बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस भी है जो रेसिस्ट है, लेकिन ये जो नॉन बेसिक जेनेटिक एक्सप्लेनेशंस है ये वाइडली एक्सेप्टेड हो गया है आज के दिन में। नेक्स्ट पैराग्राफ। अनदर रीजन फॉर रिफ्लेक्स रिजेक्शन ऑफ जियोग्राफिक एक्सप्लेनेशंस इज दैट हिस्टोरियंस हैव अ ट्रेडिशन इन द डिसिप्लिन ऑफ स्ट्रेसिंग द रोल ऑफ कॉन्टिजेंसी। दूसरा एक रीजन है जियोग्राफिक एक्सप्लेनेशंस को रिजेक्ट करने के लिए, रिफ्लेक्सिवली रिजेक्ट करने के लिए, कि लोग कॉन्टिजेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। नॉन जियोग्राफिक एकेडमिशियंस कॉन्टिजेंसी क्या है? इमरजेंसी, फ्यूचर में आने वाला है उसके लिए थोड़ा प्लानिंग करके रखना, इसको कॉन्टिजेंसी बोला जाता है। तो वो लोग बोलते हैं कि लोग, पीपल आर क्लेवर, सो वो फ्यूचर में क्या चीज हो सकता है या फिर व्हाट मे बी पॉसिबल,
पॉसिबल है कि अर्थक्वेक आ सकता है या फिर रिवर सूख सकता है, तो उसकी वजह से कॉन्टिजेंसी प्लान बना के रखते हैं। ये बहुत लोग स्ट्रेस, नॉन जियोग्राफिक जो एकेडमिशियंस होता है ये बहुत स्ट्रेस करते हैं। ऑफन दैट व्यू इज वारंटेड, मतलब काफी जगह ये रीजनेबल होता है, बट ऑफन टू दैट व्यू इज अनवारंटेड, बहुत जगह रीजनेबल नहीं भी होता। द डेवलपमेंट ऑफ वार्म फर क्लोथ्स अमंग द इनुइट लिविंग नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल वाज नॉट because one influential Inuit leader persuaded other Inuit in 1783 to adopt warm fur clothes for no good environmental reason. Example वो दे रहा है Inuit का कि ये नहीं है कि उन्होंने contingency plan किया था किसी ने बैठ के, ठंडा था इसलिए उन्होंने fur coat बनाया. A third reason is that geographic explanations usually depend on detailed technical facts of geography and other fields of scholarship. Most historians and economists do not acquire that detailed knowledge as part of professional training. बहुत जो non geographic technicians होते हैं उनको जियोग्राफी के nitty-gritties के बारे में पता नहीं होता. तो ये जो 3 पैराग्राफ्स है यहाँ पे, ये 3 पैराग्राफ्स एक्चुअली इज एन आंसर फॉर वन ऑफ योर क्वेश्चंस. उन्होंने पूछा था कि कैसे नॉन जियोग्राफर्स को क्रिटिसाइज करता है ऑथर, तो ये 3 रीजन है, उसमें एक होगा जो नहीं है यहाँ लिखा हुआ, उसको आपको चॉइस करना है. तो ये है इन अ नटशेल आपका पैसेज. अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं. पहला क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट. तो कौन सा सेंटेंस, कौन सा इंफॉर्मेशन इन्फर नहीं किया जा सकता? लेट अस सी. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चेंज ड्रास्टिकली इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आफ्टर इट वाज कॉलोनाइज्ड. ये सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस का एग्जांपल में. यहां पे लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर, इंस्टेड द क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स दैट नाउ मेक ऑस्ट्रेलिया फूड एंड वूल एक्सपोर्टर आर नॉन-नेटिव स्पीशीज सच एज शीप, व्हीट एंड ग्रेप्स ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया बाय ओवरसीज कॉलोनिस्ट. कॉलोनिस्ट जब आए थे तब उन्होंने उनका पूरा एग्रीकल्चर या उनका पूरा ट्रेड चेंज कर दिया. तो फर्स्ट वाला सेंटेंस इज करेक्ट कि हाँ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ड्रास्टिकली चेंज हुआ था कॉलोनिस्ट आने के बाद. दूसरा सेंटेंस देखते हैं. इंडिविजुअल डिक्टेट एंड कॉन्टिजेंसी वर नॉट द कॉजल फैक्टर्स फॉर द यूज ऑफ फर क्लोथिंग इन सम वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स. ये एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है. ऑफन दैट व्यू इज अनवारंटेड बोलने के बाद उन्होंने बोला द डेवलपमेंट ऑफ वार्म फर क्लोथ्स अमंग द इनुइट was not because of one influential Inuit leader. Okay, it was for a good environmental reason. तो ये भी सही है. बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे एनवायरमेंट की वजह से ही डिसीजंस लिए गए थे. सी देखते हैं. While most human phenomena result from culture and individual choice, some have biogeographic origins. ये वाला अगर आप देखेंगे, while most human phenomena result from culture and individual choice, ऑथर इस बात को नहीं बोलता है. ऑथर बोल रहा है all human phenomena develop because of geographic या biogeographic reasons. Yes, culture, history, ये सब चीज का influence होता है, nobody is denying that, but geography का सबसे बड़ा या biogeography का सबसे बड़ा hand होता है. तो ये वाला थोड़ा questionable है. ऑप्शन सी, डी देखते हैं. Several academic studies of human phenomena in the past involve racist interpretation. ये तो है ही. यहाँ पे लिखा हुआ है not just geographic but historical, psychological, anthropological, genetic, ये सारे academic studies racist interpretations के शिकार हुए हैं. तो डी भी सही है. ये पूछ रहा है which of the following cannot be inferred, so your answer must be option C. All the following are advanced by the author as reasons why non-geographers disregard geographic influences on human phenomena except. Non-geographers geographic influence को discard क्यों करते हैं? वहां पे जो last 3 पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि there are several reasons for this nonsensical view. क्या क्या था? पहला ये कि रेसिस्ट, थोड़ा जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस थोड़े रेसिस्ट हो सकते हैं, रेसिज्म की तरफ जा सकते हैं. दूसरा, कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के बारे में लोग सोचते हैं कि इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज्यादा क्लेवर होते थे, फार साइटेड होते थे और कॉन्टिजेंसी प्लानिंग करते थे. और तीसरा, नॉन जियोग्राफर्स को जियोग्राफिक निटिग्रिटीज के बारे में पता नहीं होता है, टेक्निकलिटीज के बारे में पता नहीं होता है. लेट अस सी. डिसमिसल ऑफ एक्सप्लेनेशंस दैट इन्वॉल्व जियोग्राफिकल कॉजेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. डिसमिसल ऑफ एक्सप्लेनेशंस दैट इन्वॉल्व जियोग्राफिकल कॉजेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. क्वेश्चन यह है कि ये क्यों हो रहा है? बिलीफ इन द सेंट्रल रोल ऑफ ह्यूमंस अनरिलेटेड टू फिजिकल सराउंडिंग्स इन्फ्लुएंस फेनोमेना. सो ये है वो कॉन्टिजेंसी वाला कि लोग, ह्यूमंस सोचते हैं, सेंट्रल रोल प्ले करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि उनका लाइफस्टाइल या उनका कल्चर या उनका डिसीजंस क्या होगा. ये जो कॉन्टिजेंसी वाला पॉइंट है ये बी है. लिंगरिंग इंप्रेशंस ऑफ पास्ट जियोग्राफिक एनालिसिस दैट वर पॉलिटिकली ऑफेंसिव. मतलब ये रेसिज्म वाला जो पॉइंट है, पॉलिटिकली ऑफेंसिव एक्सप्लेनेशंस है काफी जियोग्राफिक एनालिसिस का, वो वाला. तीसरा, डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग विच टिपिकली डज नॉट इंक्लूड टेक्निकल नॉलेज ऑफ जियोग्राफी. तो नॉन जियोग्राफर्स जो है उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है. तो ये तीनों तो रीजंस है दैट आर एडवांस्ड बाय द ऑथर कि नॉन जियोग्राफर्स जियोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस को क्यों डिसरिगार्ड करते हैं. ए वाला इज एक्चुअली द phenomenon, not the reason. So this is your answer. Option A is your answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जांपल्स ऑफ द इनुइट एंड एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस आर ऑफर्ड इन द पैसेज टू शो, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। क्यों दिया गया है? इनुइट वाला एग्जांपल दिया गया है जियोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस को दिखाने के लिए, और एबोरिजिन ऑस्ट्रेलियंस का एग्जांपल दिया गया है बायोजियोग्राफिक एग्जांपल को इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए। तो क्यों दिया गया है? हाउ एनवायरमेंटल फैक्टर्स लीड टू कंटेम्पोरेरी डाइवर्जेंट पाथ्स इन लाइवलीहुड्स एंड डेवलपमेंट। नहीं, डाइवर्जेंट पाथ्स किसका एग्जांपल है? इनुइट और जो इक्वेटर के पास रहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में जो रहते हैं, उनका डाइवर्स एकदम लाइफस्टाइल है, क्योंकि उनका जियोग्राफिक सिचुएशन डाइवर्स है। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस और इनुइट का एग्जांपल ये डाइवर्जेंट पाथ्स इन लाइवलीहुड के बारे में नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सफुलनेस अक्रॉस कल्चर्स इन अडैप्टिंग टू देयर सराउंडिंग्स, ये वाला एग्जांपल नहीं, इट्स अबाउट जियोग्राफिक फैक्टर्स। हाउ फिजिकल सर्कमस्टांसेस कैन डिक्टेट ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर। फिजिकल सर्कमस्टांसेस मतलब जियोग्राफी और बायोजियोग्राफी कैसे डिक्टेट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर या कल्चर्स को, वो दिखाने के लिए ये दो एग्जांपल्स दिया गया है। तो मोस्ट लाइकली सी इज योर आंसर। दैट डिस्पाइट जियोग्राफिकल आइसोलेशन ट्रेडिशनल सोसाइटीज वर सेल्फ सफिशिएंट एंड एडैप्टिव। नो, ये नहीं दिखाया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि जो सिचुएशन है, जो जियोग्राफिकल या क्लाइमेटिक सिचुएशन है, उसकी वजह से काफी सारे कल्चर्स या काफी सारे ह्यूमन बिहेवियर डेवलप हुए हैं, वो दिखाने के लिए सी इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर क्रिटिसाइजेस स्कॉलर्स हु आर नॉट जियोग्राफर्स फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। जो लोग जियोग्राफर नहीं है, ठीक है, उनको ऑथर क्रिटिसाइज करता है इन सब चीजों की वजह से। किस वजह से वो क्रिटिसाइज नहीं करता है? लेट अस सी। द रिजेक्शन ऑफ द रोल ऑफ बायोजियोग्राफिक फैक्टर्स इन सोशल एंड कल्चरल फिनोमेना, ये तो है ही, वो रिजेक्ट करते हैं इसलिए क्रिटिसाइज करता है। देयर आउटडेटेड इंटरप्रिटेशंस ऑफ पास्ट, नहीं, उन्होंने तो एक्चुअली पास्ट कल्चरल और हिस्टोरिकल फिनोमेना का इंटरप्रिटेशन ही देते हैं, आउटडेटेड या नया वाला सब कुछ वही देते हैं। जियोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस को वो लोग डिनाउंस करते हैं। तो मोस्ट लाइकली बी इज योर आंसर। इस वजह से उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, ये तो मेंशन ही नहीं है पैसेज में। द लेबलिंग ऑफ जियोग्राफिक एक्सप्रेशंस एज डिटरमिनिस्टिक, ये भी है, आप ये पैराग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पे। एंड थिंकिंग नो फर्दर, मतलब वो डिटरमिनिस्टिक बोल देते हैं जियोग्राफिक रीजंस को। द इंपॉर्टेंस दे प्ले ऑन द रोल ऑफ इंडिविजुअल डिसीजंस व्हेन स्टडीइंग ह्यूमन फिनोमेना, ये इस चीज पे रोल ऑफ इंडिविजुअल, वो कॉन्टिजेंसी वाला जो चीज है, या ह्यूमन सेंट्रिक जो रोल वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं जिसके ऊपर, रादर देन जियोग्राफिक या बायोजियोग्राफिक फैक्टर्स, उसके लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है। सिर्फ इस चीज के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। सो बी मस्ट बी योर आंसर। दोस्तों, ये वीडियो खत्म करने से पहले और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस पैसेज का सोर्स क्या है। इस पैसेज का सोर्स है जैरेड डायमंड का एक बुक है जिसका नाम है गन्स, जर्म्स एंड स्टील। इस बुक के ऊपर जैरेड डायमंड के वेबसाइट में एक ब्लॉग है। उस ब्लॉग से इस पैसेज को लिया गया है, जिसका एक एक्सर्प्ट आप यहां पे दे सकते हैं। एक्चुअली वो ब्लॉग मैं दिखा नहीं पा रहा हूं बिकॉज ऑफ सम रीजन, लेकिन उसका एक एक्सर्प्ट आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, टुडे नो स्कॉलर विल बी सिली इनफ टू डिनाई दैट कल्चर, हिस्ट्री एंड इंडिविजुअल चॉइसेस प्ले अ बिग रोल। ये जो उसका 3rd या 4th पैराग्राफ था वो वाला। सोर्स पता करके आपको यह पता चल जाएगा कि कैसे कैसे जगह से आपके पैसेजेस आते हैं। आप उस तरह के टेक्स्ट और पढ़िए तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल विथ पैसेजेस ऑफ दिस टाइप।